तांडव की तरह मतलब सारी चीज़ें बिखरना स्टार्ट हो गया। और बाहरी एंटिटीज जो इनको तबाही मचा रखी थी, ज़्यादा तबाही कर रही थी, मतलब अलमारी गिरना, चीज़ जैसे खाना इधर उधर, इधर फेंकना उधर फेंकना, ऐसे होने लगा। वो कान बंद कर रहा था फिर भी उसके कान से खून निकल गए थे। तो इन्होंने क्या करा, खून अपना पिलाया। सुबह बोले कि कोई भी अब 1 महीने तक अंदर बाहर नहीं करेगा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल होगा कि क्या आप अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पितरों के बारे में, अपने कुल देवी देवताओं के बारे में जानते हैं? क्या आपको मालूम है जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें पहले कोई हादसा ना हुआ हो? या फिर क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कोई एंटिटी है लेकिन आप उसे परख नहीं पा रहे हो, उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपसे ही कोई गलती हुई है पास्ट में जिसकी वजह से बहुत सारी एंटिटीज़ आपके घर में आपके साथ रह रही हैं? अगर ऐसा है तो आज का इंसिडेंट आपको बहुत ज़्यादा डराने पर मजबूर कर देगा। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें शैलेश ने भेजा है। शैलेश, जिनका जन्म बिहार में हुआ, जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। पूरा रियल इंसिडेंट 2010 में हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक बार शैलेश की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। शैलेश जॉइंट फैमिली में रहते थे अपने पापा के साथ, उनके ताऊ जी का लड़का, दादी और उनकी मम्मी और ताई जी। घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शैलेश की जो पढ़ाई लिखाई थी बहुत अच्छी चल रही थी। उनके पापा काफ़ी सेटल्ड थे तो उन्हें पैसे बहुत अच्छे मिला करते थे। जब ये 10 साल के थे 2010 में, शैलेश के जो ताऊ जी के लड़के थे उनकी शादी हुई थी 2010 में। वो 22 साल के थे। उनके पास एक पल्सर बाइक थी और घर में सारे डिसीजन जो थी दादी, पापा और ताऊ जी लिया करते थे। अगर उन्होंने कोई चीज़ बोल दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। शैलेश के जो ताऊ जी के लड़के थे वो शैलेश को लेकर सुबह शाम गेड़ी मारने बाइक पर निकला करते थे क्योंकि शैलेश को काफ़ी अच्छे पैसे मिला करते थे खर्चे के लिए। शैलेश पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हुआ करते थे उस टाइम पर। जब शादी हुई उसके बाद एक दिन जो ताऊ जी के लड़के थे वो शैलेश के पास आके बोलते हैं कि यार घूमने चलते हैं कहीं पे, काफ़ी टाइम हो गया, 10-20 दिन हो गए शादी को, घर में ही बैठा हुआ हूँ, कहीं घूमने निकलते हैं। तो शैलेश उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ जाना है ये भी बता दो। तो जो ताऊ जी के लड़के हैं वो बोलते हैं कि यार हर बारी की तरह पटरी के पास जो अपना टपरी है ना वहाँ पर चाय पी के आते हैं। तो शैलेश बोलते कि ठीक है। वो सो के ही उठे थे, अचानक से वो खड़े हो जाते हैं। उन्होंने टी शर्ट और निक्कर पहनी थी। तो ताऊ जी के लड़के बोलते हैं कि भाई इस हालत में चलेगा क्या, कुछ ढंग का पहन ले। तो शैलेश के दिमाग में आता है कि यार ऐसा कहाँ हम जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा ये लुक चेंज करने को मेरे को बोला जा रहा है। तो शैलेश पूछते भी है कि अरे भैया ऐसा कहाँ लेके जाओगे? वो बोलते हैं कि तू कपड़े पहन ले। तो शैलेश उनके बोलने पर जीन्स और टी शर्ट पहन लेते हैं। फिर दोबारा जो ताऊ जी के लड़के हैं बोलते हैं कि भाई अपनी हालत सुधार ले, बाहर निकला कर तो थोड़ा अच्छा बन के निकला कर, अब मेरी नई नई शादी हुई है, मोहल्ले में देखकर मुझे क्या ही बोलेंगे कि कैसे के साथ घूम रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जो शैलेश थे उन्होंने शर्ट पहनी, जीन्स पहनी, स्पोर्ट्स शूज़ पहने, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया, अपनी जेब में पर्स रखा। पर्स में 2000 रुपये थे। हालांकि हम जब 10 साल की उम्र में थे ऐसे हमें पैसे नहीं मिला करते थे 2000 रुपये। ये लोग पल्सर बाइक स्टार्ट करते हैं और अपने घर से निकलते हैं। तो जिस टपरी पे जाना था उस टपरी को जो ताऊ जी के लड़के वो क्रॉस कर देते हैं। तो शैलेश बोलते हैं कि भाई आप बोल के तो लाए थे कि आप टपरी के पास जा रहे हो, तो कहाँ लेके जा रहे हो? तो ताऊ जी के लड़के शैलेश को बोलते हैं कि चुपचाप बाइक पे बैठ, तू हवा का आनंद ले, देख आज मैं तेरे को घुमा के लाऊंगा। तो शैलेश बार बार देख रहे होते कि यार बहुत आगे निकल गए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बाइक जो है धीरे धीरे चल रही है और शाम हो रही है। घर पे कुछ बताया भी नहीं है। 2010 में इनके पास एक नोकिया का कुछ ऐसा 1100 टाइप फ़ोन था, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पर। जब ये आगे बढ़ने लगते हैं तो शैलेश के दिमाग में आता है कि यार यहाँ पर हमारी रिश्तेदारी है थोड़ी दूर जाके, शायद भैया वहीं पे लेके जा रहे हैं। शैलेश उसी तरफ नज़र घुमा रहे थे कि इसी गली के अंदर ये लेंगे, नहीं लिया, ये सीधा निकल गए। अब शैलेश के दिमाग में आ रहा था कि यार भैया बिना बताए कहाँ लेके जा रहे हैं। तो एक मिठाई की दुकान पे जो है बाइक को रोका जाता है और जो ताऊ जी के लड़के हैं वो शैलेश को बोलते हैं कि उतर के वहाँ से मिठाई लेके आ जाओ।
यहाँ पर आके शैलेश को पता चलता है कि अच्छा जी ये तो अपने ससुराल जा रहे हैं। हालांकि भाभी जी तो ऑलरेडी घर पे हैं, तो ससुराल क्या करने जा रहे हैं। हालांकि जो शैलेश थे उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले, मिठाई ली। वहाँ पर खुरमे की एक मिठाई आती है जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, और 300 रुपये की मिठाई को लेके ये बैठते हैं बाइक पे और सीधा ससुराल की तरफ पहुँचते हैं। ससुराल ये काम से आए थे, इन्हें कुछ सामान लेके जाना था अपनी पत्नी के लिए। वहाँ पर जाने के बाद एक माहौल सा बन गया धीरे धीरे। जो वहाँ पर ससुराल वाले थे उन्होंने चाय आगे कर दी, फिर नमकीन आगे कर दी, मिठाइयाँ आगे कर दी। जो ये लोग मिठाई लाए थे उसमें से भी कुछ मिठाई दी गई। तो ये इन सारी चीज़ों का आनंद ले रहे थे और वक्त का पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। ससुराल वालों ने इन पर दबाव डालना शुरू करा कि बेटा अब आए हो तो यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। रात का खाना जो है प्रिपेयर किया गया इनको कन्विंस करने के बाद, और फिर खाना परोसा गया। जब ये लोग अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो इनको एक सेपरेट कमरा दिया गया था जहाँ पर 2 चारपाई लगी हुई थी। एक चारपाई बिल्कुल राइट वाले कोने में, एक लेफ्ट वाले कोने में, और ये दोनों सोने के लिए लेटते हैं। तो ये दोनों जब सोने के लिए लेटते हैं, यहाँ पर शैलेश ने एक चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय भाई, मैंने अपने बड़े वाले भैया को, मतलब ताऊ जी के लड़के को नहीं बताया था कि मेरे पर्स में 2000 रुपये रखे हैं। हालांकि 300 रुपये उनमें से मैं खर्च कर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बताया था कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। ये दोनों सो जाते हैं। सुबह सबसे पहले ताऊ जी के लड़के की आँख खुलती है और वो जीन्स वगैरह पहनते हैं और फ्रेश होने चले जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि शैलेश भी उठ चुके हैं। तो ये शैलेश को बोलते हैं कि यार एक काम कर, पर्स ले मेरा और मेरे लिए गुटखा लेके आ जा। तो शैलेश उठते हैं और बोलते हैं भैया आपका पर्स कहाँ पर है। तो भैया बोलते हैं कि तकिए के नीचे मेरा पर्स है, वहाँ से निकाल के लेके आ जा। तो ये जब तकिए के नीचे हाथ मारते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पर्स है ही नहीं, पर्स गायब है। तो ये भैया को बोलते हैं कि भैया यहाँ पर तो आपका पर्स नहीं है। तो भैया बोलते हैं कि वहाँ पर जो मेरी दूसरी पैंट है एक बार उसमें देख लो, शायद उस पैंट में मेरा पर्स रखा हो। तो शैलेश वहाँ भी चेक करते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता। अब इसके बाद शैलेश बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं अपने पर्स में से पैसे निकाल के इनके लिए गुटखा लेके आ जाता हूँ। तो जब ये अपने तकिए के नीचे हाथ मारते तो ये देखते हैं कि इनका भी पर्स गायब है। अब ये एकदम से ताऊ जी के लड़के के सामने बोलते हैं कि भैया मेरा पर्स गायब है। तो उनके भैया बोलते हैं कि चल मैं तो ये मान लेता हूँ कि मेरा बाइक चलाते हुए पर्स गिर गया, पर तेरा पर्स कहाँ चला गया। फिर अचानक से ताऊ जी के लड़के बोलते कि नहीं यार, मेरा भी पर्स गुम नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं रात को एक बार टॉयलेट करने के लिए उठा था तो मैंने तेरा और मेरा पर्स सिक्योरिटी पर्पस से उस अपनी ही जीन्स में रख दिया था। तो अचानक से जो शैलेश थे वो गुस्सा हो जाते कि भैया आपको पता चल गया ना मेरे पर्स में पैसे थे, इसलिए आपने मेरा पर्स उठाया ना। ये एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। फिर इनको ये समझ में आया कि यार अगर इनके पास पर्स होगा तो ये भी कहाँ लेके चले जाएंगे। एक दूसरे की पूरी चेकिंग करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पर्स कैरी नहीं कर रहे हैं, मतलब पर्स गए कहाँ। फिर इनका थोड़ी देर ये डिस्कशन होता है कि यार कहीं हम जब सो रहे थे तो कोई कमरे में आके पर्स तो लेकर नहीं चला गया। इतना इनके दिमाग में आ रहा था। फिर इनके दिमाग में आते कि यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे करें क्या, हमारे पास तो खुद के पैसे ही नहीं है। तो फिर ये डिसाइड करते हैं और इनके दिमाग में आता है कि भाई गाँव चलते हैं, यहाँ पे रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब ये इस चीज़ को अगर अनाउंस करेंगे कि हमारा पर्स चोरी हो गया तो ससुराल पे सीधा सीधा उंगली उठाने वाली बात है कि आप में से किसी ने हमारा पर्स चोरी करा है। जब ये दोनों इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो शैलेश बोलते कि भैया घर पे बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे, तो उसमें से कुछ पैसे पापा ने अभी ही मुझे दिए थे, वो मुझसे पूछेंगी। तो शैलेश के बोलने पर जो ताऊ जी के लड़के हैं वो फ़ोन निकालते हैं और घर पे अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा पर्स चोरी हो गया है, तो तुम घर वालों को बोलो कि हमें 500 रुपये दे दे, हम आके दे देंगे बाद में कैसे कुछ करके। तो उस टाइम पर जो उनकी वाइफ थी वो बोलती कि ठीक है मैं उन्हें बता देती हूँ। ये आगे से मना भी करते कि पर्स वाली बात मत बताना, बताने में बहुत अजीब लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे हम उन पर कोई ब्लेम डाल रहे हैं। भाभी जो थी शैलेश की वो बोल देते ठीक है मैं अपने हिसाब से देखती हूँ। तो फ़ोन करती हैं वो ससुराल में जहाँ पर ये रुके हुए थे, वहाँ से ससुराल वाले आते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया। तो ये लोग बताते हैं कि एक्चुअली ऐसे ऐसे हमारा जो है पर्स गायब हो गया, हमने मना करा था लेकिन फिर भी उन्होंने आपको बता तो दिया ही होगा, इसलिए आप इस तरीके से भागे आए हो। तो ये लोग बताते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, हम ढूंढते हैं तुम्हारा पर्स। तो जब ये लोग ढूंढना शुरू करते हैं, शैलेश ने बताया अक्षय भाई सुबह से शाम हो गई, हमारा दिमाग ख़राब हो गया। उस घर का नक्शा थोड़ा सा बताया इन्होंने कि आगे वाला गेट था, वहाँ पर बरामदा था, कुछ और कमरे थे जहाँ पर सारे घर वाले रुके हुए थे, एक कमरा हमें दिया हुआ था। हमारे कमरे के बगल में से एक रास्ता निकल रहा था जो पीछे छोटा सा गार्डन था, वहाँ ये लोग कूड़ा फेंकते थे, गाय भैंसें बंधी हुई थी, वहाँ पर कुछ भूसा रखा हुआ था जो गाय खाती थी, और फिर पीछे से गेट निकलता था। तो बच्चे से लेके बुजुर्ग ससुराल का हर मेंबर जो है पर्स को ढूंढने लगता है और फिर जाके वो जो भूसा था जहाँ पर गाय भैंस बंदी होती थी, उस भूसे में से दोनों पर्स निकल के बाहर आते हैं। तो पर्स मिलने के बाद शैलेश के दिमाग में थोड़ी सी शांति आती कि चलो फाइनली मेरा पर्स मिल गया, अब मैं अपने खर्चे तो निकाल पाऊंगा।
हालांकि ये लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि बाइक में पेट्रोल तो फुल है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चे के लिए चवन्नी भी नहीं बची। तो जो ससुराल वाले थे वो आगे आके बोलते कि देखो बेटा, इसको इस तरीके से मत समझना कि ये चोरी की कोई कोशिश है, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है। सालेश और ताऊजी के लड़के अचानक से सोचने लग जाते हैं यहाँ पर होता है ऐसे क्या मतलब है। तो ये लोग बताते कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो सोना रखा होता है वो भी इधर उधर हो जाता है, या फिर जैसे मेरे पैसे हैं तो वो मेरी बहू के पास मिलते हैं उसके बक्से के अंदर। तो ये लोग इस चीज़ को सुन के बड़ा अजीब सा रिएक्शन देते हैं कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है कि इधर से उधर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये फिर भी यही सोचते हैं कि कुछ वहम रहा होगा या फिर कोई पर्स उठा के गया होगा, लेकिन ये उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये ससुराल में थे। अब पर्स ढूंढते ढूंढते जो है शाम हो गई थी, और शाम को फिर दोबारा ससुराल वालों ने इन्हें रोक लिया कि बेटा रुक जाओ, कल चले जाना, अब रात को जाओगे तो सेफ़ नहीं है। शैलेश ने इतनी चीज़ सुनी और वो बोले कि ठीक है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। और जब ये जाते हैं टॉयलेट के पास, देखते हैं वहाँ पर जो ये मिठाई लेके आए थे 300 रुपये की, वो फेंक रखी थी। शैलेश ने जब उस मिठाई को देखा तो उनका दिमाग बुरी तरीके से गर्म हो गया कि मैंने खर्चा लगाया अपना पर्सनल इनके ससुराल के लिए, और यहाँ पे आके पता चल रहा है कि इन्होंने हमारी मिठाई को खाया नहीं, फेंक रखा है। ये गुस्से में वापस आए और इन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को मिठाई नहीं खानी थी तो बता तो देते, कम से कम हम अपने पैसे से इतने प्यार से लेके आए थे, आपने हमें ही खिला के और फेंक भी दी। तो ससुराल वाले बताते कि देखो, हमने जैसे आपको बताया कि सामान इधर उधर हो जाता है, तो वो मिठाई भी अपने आप से इधर उधर हुई है। ये लोग गुस्से में थे लेकिन ससुराल में थे। शादी को मुश्किल से 10-20 दिन हुए थे। कुछ बोलना बनता नहीं है क्योंकि मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी गई थी। फिर दोबारा खाने का बंदोबस्त किया जाता है, नमकीन बिस्किट चाय दी जाती है, इन लोगों को शांत किया जाता है और ये लोग अपने सोने के लिए लेटते हैं क्योंकि अगले दिन इन्हें निकलना था। तो शैलेश ने ताऊजी के लड़के को बोला कि भैया आज मेरे पर्स को तो हाथ लगाना मत और अपने पर्स को संभाल के रखना। मैं अपने पर्स को अपने पास रख रहा हूँ, आप अपने पर्स का अपने आप ध्यान रखना। इन्होंने दोनों ने अपने पर्स को बिल्कुल अपने तकिए के करीब रख लिया। रात को 2-2:30 बजे थे जब शैलेश की नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो रखी थी। अचानक से शैलेश को आवाज़ आती है कि ओए उठ के खड़ा हो जा, सो मत। शैलेश ध्यान देते कि कौन है वे, ये रात को इतना डिस्टर्ब कौन कर रहा है। उन्हें लगता है कि ताऊजी का लड़का कुछ बोल रहा है, तो ये बोलते हैं यार प्लीज़ यार सोने देना भाई, सोने दे प्लीज़। इतने में उन्हें दोबारा आवाज़ आती है कि मैंने बोला ना सो मत, खड़ा हो, उठ फटाफट। तो ये शैलेश एकदम से आंखें खोलते हैं और घबरा के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शैलेश उठते हैं, इधर उधर देखते हैं, अपने ताऊजी के लड़के के पास जाकर देखते हैं कि यार ये तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है, इसने तो मुझे उठाया नहीं। मुश्किल से 20 मिनट गुजरे होंगे जब शैलेश को दोबारा गहरी नींद आई ही थी। इतने में अचानक से जो ताऊजी के लड़के थे वहाँ से कोई एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई चाटा लगा हो, चट्टे करके। शैलेश की एकदम से आंखें ऐसे हुई, उन्हें लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ है। वो फिर दोबारा नींद लेने के लिए लेटे। अगले 30 सेकंड के अंदर अचानक से एक जो है शैलेश के ऊपर हमला होता है। शैलेश के गाल पे एक ज़ोर से चाटा लगता है। शैलेश उठते हैं तो देखते हैं कि ताऊजी का लड़का मुंह पर हाथ रख के खड़ा हुआ है। शैलेश पूछते हैं अपने ताऊजी के लड़के से कि क्या हुआ, आपने मुझे क्यों मारा। तो ताऊजी के लड़के बोलते हैं कि तूने पहले मुझे मारा इसलिए मैंने तुझे मारा। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि कौन आया, कौन एक दूसरे के चाटा मार के चला गया। शैलेश को इस चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो शैलेश बोलते कि मैंने नहीं मारा भैया, जरा दिखाना कहाँ लगा है। तो जब ताऊजी के लड़के वहाँ से हाथ हटाते हैं तो वो देखते कि पूरी 3-4 उंगलियाँ छपी हुई थी। शैलेश देखकर घबरा गए कि भैया मेरे को चाटा इंसान का लगा है, इनको पता नहीं किसका चाटा लगा है कि इतनी ज़ोर से चाटा मारा है कि उंगलियाँ ही छाप दी पूरी की पूरी। शैलेश बोलते हैं भैया मैं मम्मी पापा की कसम खाता हूँ मैंने आपको हाथ नहीं लगाया। ये लोग आपस में इतना ही डिसाइड कर रहे थे कि किसने मारा, कौन था, कौन आया गया। फटाफट तकिए के नीचे देखते हैं पर्स, तो पर्स वहीं पर रखे थे। अब ये जो हादसा इनके साथ हुआ ये इन्होंने ससुराल में बताया नहीं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का मजाक बन जाता कि सोते के रैप्टा मार के चला गया कोई। ये सुबह उठे, इन्होंने नाश्ता करा, हल्का खाना खाया और बाइक उठा के सीधा अपने घर पे आ गए। जब ये लोग घर पे आए तो इन्होंने अपने पापा को बताया, दादी को बताया, ताऊजी को बताया। पापा तो नॉन बिलीवर थे, जैसे कि शैलेश को बिलीव नहीं था इन सब चीज़ों पे, लेकिन जो ताऊजी थे वो इन सब चीज़ों का उतारा किया करते थे। अब कितनी हैरानी वाली बात है कि एक घर में एक पापा जी हैं जो भरोसा नहीं करते और दूसरे ताऊजी है जो इन सब चीज़ों का उतारा करते हैं। दादी भी इन चीज़ों को माना करती थी, तो दादी ने और ताऊजी ने इस चीज़ पर भरोसा कर लिया कि हाँ इनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन पापा बोले ये सब फेंकने वाली बातें हैं, ये दोनों आना नहीं चाह रहे थे, ससुराल में मौज मार रहे थे, इसलिए ये सब बहाना बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें बीत गई। 2010 में यह हादसा इनके साथ हुआ था। 2014 तक बार बार इनके बीच में ये खबरें दौड़ा करती थी कि ससुराल में ये हो गया, भाभी के ससुराल में ये हो गया, वहाँ पर बर्तन गिरने लग रहे हैं, सामान गायब हो जाता है, खाने का सामान ख़राब हो जाता है, हांडियाँ हवा में उड़ती हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से खबरें आती थी।
तभी अचानक से भाभी आती हैं और दादी को बोलती है कि दादी जी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, ताऊ जी को बोलिए कि एक बार हमारा घर देख लें, वहाँ पर कोई ना कोई तो दिक्कत है जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों वीडियो के बीच में आने के लिए एक बार दोबारा मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछली वीडियो के इंटीग्रेशन में से जो आपने इंटरेस्ट दिखाया है हमारे अपकमिंग शो के लिए। अब जिन लोगों तक ये नहीं पहुँचा उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, हम एक शो ऑर्गेनाइज करें जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ प्रेजेंट्स डेयर टू स्टे मायावी जाल। एक ऐसा शो जहां पर हम अपने सब्सक्राइबर्स को, गिने चुने सब्सक्राइबर्स को एक ऐसी लोकेशन पे ले जाने वाले हैं जो कि एक हॉन्टेड लोकेशन होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होगी, जहां पर आपको महसूस करवाया जाएगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये फील करवाया जाए कि ये पैरानॉर्मल दुनिया में से जो चीज़ें होती है हमारे बीच में रहती है। हमारे साथ 2 साइकिक मीडियम होंगे जो उस लोकेशन पर ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे वहाँ की जितनी भी एंटिटीज़ है वो जागृत हो। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी को बिल्कुल ध्यान में रखकर हम वहाँ पे आपको टास्क देंगे। 5 से 4 क्रिएटर्स हम जो है हॉरर वर्ल्ड से लेके आ रहे हैं, जो ऑलरेडी हॉरर वर्ल्ड में बहुत नाम कमा रहे हैं। आप उनका हिस्सा बनेंगे, उनकी टीम में रहेंगे। ऑडिशंस हमारे दिल्ली में होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक फ़ीस रखी गई है आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके। आप जहाँ रुकने वाले हो आपके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, सारी चीज़ें वो बस फीस जो है वो उसी चीज़ के लिए जस्टिफाइड है। इसके अलावा आपको एक मौका मिल रहा है जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी प्यारी ऑडियंस जिन्होंने अभी तक हमें बनाया है। उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर जाके इंक्वायर कीजिए और वहाँ पर अपने भर के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। पहले ही हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, तो आप लोग पीछे क्यों हट रहे हो। दिल्ली में ऑडिशंस होने वाले हैं, बिल्कुल भी इस मौके को गवाइए मत, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब हम क्रिएटर्स और सब्सक्राइबर्स इस तरीके से पैरानॉर्मल लोकेशन पर जाके इतनी मौज मस्ती करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी गवाइए मत, जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व कीजिए ताकि ऑडिशन में आए और खुद को सिलेक्ट करवा पाए। ताऊ जी का इनके घर से कोई झगड़ा था पहले एक टाइम पर, जब ये गए थे तो किसी से बिगड़ी थी, तो ताऊ जी ने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि दादी का दबदबा था, दादी जी ने एक बार बोला कि मैंने बोला है तो तेरे को जाना पड़ेगा, वो हमारे रिश्तेदार हैं, दिक्कत उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जाके एक बार देख। अब इस टाइम के दौरान जो ताऊ जी के लड़के थे वो बाहर गए हुए थे, तो जो ताऊ जी थे वो डिसाइड करते कि वो शैलेश को अपने साथ लेके जाएंगे। अब ये जो 10 साल के थे इस टाइम पर उम्र इनकी 14-15 साल हो गई थी और बाइक चलानी इनको भी आ गई थी। तो ये पल्सर स्टार्ट करते हैं, ताऊ जी को पीछे बैठाते हैं और ले जाना शुरू करते हैं। रास्ते में शाम का टाइम हो रहा था। घर के पास पहुंचकर ताऊ जी अचानक से बोलते कि बाइक वापस मोड़, फटाफट बाइक रोक और वापस मोड़ ले। तो उस टाइम पर शैलेश सोचना शुरू कर देते कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ताऊ जी अचानक से वापस ले वापस ले वापस ले। फिर जब ताऊ जी बोलते हैं मैंने बोला ना शैलेश बाइक वापस मोड़, तो शैलेश थोड़ा डर जाते हैं और बाइक मोड़ते हैं। पूछते कि आप अभी तो जा रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया। तो वहाँ पर जो ताऊ जी थे वो बड़बड़ाना शुरू करते हैं कि इन्हीं ने करा है, इनकी गलती है, ये भुगतेंगे, मैं वहाँ पे क्यों बीच में हाथ डालूँ, इनकी गलती है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ, मेरा जाना बनता भी क्या है, इनकी गलती है। शैलेश इस चीज़ को सुन रहे थे और वो बार बार पूछ रहे थे कि ताऊ जी आप क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो। वो बार बार एक ही बात, इनकी गलती है, इनकी गलती है, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों फड्डे में पैर दूँ। अब बाइक को सीधा घर पे लगाया जाता है और जब ताऊ जी बैठते हैं दादी के पास तो बताते कि माँ जी इनकी खुद की गलती है, इन्होंने अपने पितरों का पिंडदान नहीं करा। 2-3 जनरेशन बीत गई इनकी जो पितर हैं वो बुरी तरीके से रूठे हुए हैं और इसी वजह से इनके घर में पितर जो प्रोटेक्ट करते हैं पूरी फैमिली को, वो प्रोटेक्ट तो कर नहीं पा रहे, दूसरी एंटिटीज़ भी इनके घर में आ रही हैं, जिसकी वजह से ये इतना आतंक इनके घर में मचा हुआ है। तो मैं अब इस पूरी सिचुएशन में क्या करूँ, आप मुझे बताओ। दादी जी जो थी इस चीज़ को सुन रही थी, तो वो बोलती कि बेटा देखो अगर हो सके तो ठीक कर दो, वरना तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। अब ताऊ जी एक बार देखते हैं भाभी की तरफ और भाभी हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो ताऊ जी बोलते कि देखो मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने किसी चेले को भेज दूं या फिर आसपास के किसी तांत्रिक को भेज दूं जिसको नॉलेज हो और वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके हैंडल कर ले। इसी दौरान जो ताऊ जी को पता चलता है वो उन्हें और भी ज़्यादा मजबूर कर देता ना जाने के लिए उस घर में, क्योंकि उन्हें पता चलता है अपनी सिद्धियों से कि इनके जो ससुराल वाले हैं वो सुबह शाम मीट खाते हैं। ब्राह्मण होने के बाद मीट खाना एक बहुत बड़ा पाप है। ये चीज़ रिकॉर्डिंग में हाईलाइट की गई कि ये चीज़ इन्हें पता चली कि पूरा परिवार सुबह शाम मीट खाता है, सिर्फ भाभी को छोड़ के और भाभी की मम्मी को छोड़ के पूरा परिवार जो है इस चीज़ की पार्टी करता है डेली। ताऊ जी ने फिर दोबारा दादी को बोला कि माँ एक बात बताइए, ऐसे घर में आप मेरा कदम रखवाना चाहती है जो अपने पिंडदान नहीं करते, जो मीट मच्छी खाते हैं सुबह शाम, इनका पूरा खाना यही है। तो दादी जी बोलते कि बेटा देख, फिर दोबारा मैं बोल रही हूँ, रिश्ते में आते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, इनकी जो बेटी हमारे घर की बहू है,
और वो भी हमारी बेटी है, किसी चीज़ की उसने कमी नहीं छोड़ रखी। तो ये सब सुनने के बाद ताऊ जी जो है वो थोड़ा इमोशनल होते हैं और बात करते हैं किसी तांत्रिक से, और तांत्रिक को बोलते हैं भाई उनके घर में जाओ और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो। तो अगले दिन वो जो तांत्रिक थे वो भाभी जी के घर पे पहुंचते हैं ससुराल में, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हालात तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो रखे हैं। जब वो वहाँ पर हवन करने बैठते हैं तो बाल्टियाँ उड़ना शुरू हो जाती हैं, सामान इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है। घर के जो सदस्य थे वो एक तरफ भागना शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सारी एंटिटीज़ को जागृत कर दिया गया है। धीरे धीरे जो वहाँ पर हालात थे वो इस तरीके से हो गए थे कि वो जो तांत्रिक था वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था, और उसे पता चल गया था कि ये चीज़ मेरे आपे से बाहर हो रही है। जो वहाँ पर हवन की चीज़ें थी वो लगभग पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। हवा के बवंडर जो थे पूरी तरीके से वहाँ पर डराने वाला काम कर रहे थे। जो तांत्रिक थे वो इस चीज़ को समझ गए थे कि ये चीज़ मेरे हाथ से बाहर है। वो उस घर को छोड़ के बाहर भागते हैं और सीधा फ़ोन करते हैं ताऊ जी को, बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो ये पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर हालात इतने बुरे हो गए कि चीज़ें हवा में उड़ने लग रही हैं और आके मेरे शरीर पर टकरा रही हैं। ताऊ जी इस चीज़ को सुनते हैं और इंस्टेंटली शैलेश को और अपने बेटे को बोलते हैं कि बाइक उठाओ और फटाफट चलो वहाँ पर, इससे पहले मेरा भेजा तांत्रिक वहाँ ख़त्म हो जाए। तो जब ताऊ जी वहाँ पे पहुँचते हैं, पहला कदम रखते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं और ताऊ जी को वहाँ पर बहुत सारी ऐसी आत्माएँ खड़ी दिखती हैं। बहुत विकराल आत्माएँ थी जो ताऊ जी ने उस टाइम पर देखी। ये सारी चीज़ें बाद में शैलेश को पता चली, क्योंकि इसमें शैलेश का एक बहुत बड़ा रोल था जो अभी आपको पता लगने वाला है। जब ताऊ जी ये सारी सिचुएशन देखते हैं और वहाँ पर हवन में सामग्री लगाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हवन को दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, तो आज यहाँ पर एक और राज खुलने वाला था, जिसकी वजह से एक और इंसान था जो इस चीज़ में शामिल होने वाला था कि उससे भी कुछ बुरे कर्म हुए हैं। वहाँ पर शैलेश थे, ताऊ जी के लड़के थे, वो तांत्रिक थे और ससुराल वाले थे। पहले तो ससुराल वालों को बोला गया कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप ब्राह्मण होने के बाद जो है ये मीट मच्छी खा रहे हो। ससुराल वालों ने माफ़ी मांगी इस चीज़ की, हाथ जोड़ लिए कि आप हमारे ही हो, हमें सॉल्यूशन दो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी तक लाखों में पैसे हैं जो पता नहीं घर के किस कोने में दबे हैं, मिल नहीं रहा, और जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, घर में से सोना भी गायब हो गया है। ताऊ जी जब वहाँ पर हवन शुरू करते हैं तो ये देखते हैं कि शैलेश तो बिल्कुल ठीक बैठा है। जो ताऊ जी के लड़के थे उनके कान से जो है रक्त बहना शुरू होता है। तो ताऊ जी बड़े ध्यान से देखते हैं कि मेरे लड़के के कान से रक्त कैसे बह रहा है, मतलब एंटिटीज़ इस पे हावी कैसे हो रही है। तो ये अचानक से बोलते हैं कि तूने भी मीट खाया है क्या, तू भी मच्छी खाता है क्या। तो वो एकदम से इधर मुंह करके बोलता है हाँ मुझसे भी ये गलती हुई है। सीधा बोलते खड़ा होकर यहाँ से दफ़ा हो जा। ये वहाँ से 2 सेकंड में गायब हो गए और शैलेश को बोला गया कि बेटा एक काम कर, बीच में बैठ इस घेरे में, और तू इस घेरे से बाहर मत निकलियो, तेरे प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा हूँ। तो शैलेश वहाँ पर बैठे और शैलेश उस टाइम पर जब घेरे में बैठे तो वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि शैलेश को नहीं पता था कि वो जिस घेरे में बैठे थे वो बलि के बकरे बने थे। जो ताऊ जी थे उन्होंने जो उनके साथ आत्माएं चलती थी, जो एंटिटीज चलती थी, उन्हें बुलाया और पितरों को आवाहन दिया। वो पितर जो है सीधा शैलेश के अंदर आ गए। उस टाइम जो शैलेश के अंदर पितर आए थे वो सामने वाले ससुराल वालों के पितरों से बात कर रहे थे कि तुम इस पूरे घर को क्यों परेशान कर रहे हो। तो सामने जो पितर थे वो बताना शुरू करते हैं कि 2-3 जनरेशन निकल गई, इन्होंने हमारा पिंडदान नहीं किया। हमने इतनी कोशिश की इन्हें समझाने की, बार बार हम रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते थे कि हमारा पिंडदान कर दो। हम इनडायरेक्टली खाना उठाते थे, कुछ करते थे ये सोच के कि ये कभी तो समझेंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ कभी नहीं समझे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब होता क्या है, जब बाहर की एंटिटीज़ घर के बाहर से निकलती हैं तो वो ये देखती है कि इनके पितर तो भोग ले रहे हैं मीट मच्छी का, तो हम पीछे क्यों हटे, तो एंटिटीज़ भी अंदर आ गई। अब इस दौरान जो है जो ताऊ जी थे उन्होंने अपनी एंटिटीज़ को बोला कि इन सब चीज़ों को दबाने के लिए, और एक ब्रह्म राक्षस, मतलब जो इनके ब्रह्म बाबा ये बोलते हैं, ब्रह्म बाबा को बुलाया गया। मतलब जो ताऊ जी है उनमें इतनी सिद्धि है, इतनी शक्ति है कि उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस जो है वो जहाँ पर इन्हें पूजा जाता है, ब्रह्म बाबा बोला जाता है, उनको बैठाकर पूरा रक्षा कवच बनवाया गया। और उस टाइम पर जो शैलेश थे उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। बाद में शैलेश को बताया गया, भाभी ने बताया कि भाई तुम तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। शैलेश को बस इतना याद है कि वो सो गए थे। उसके बाद जब शैलेश उठते हैं, उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि सारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई है, सब बिल्कुल दब गया है, एकदम परफेक्टली फाइन हो गया। लेकिन जब वो ताऊ जी की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि उनके हाथ पर अजीब सी जो है फुंसियाँ होने लग रही है धीरे धीरे।
तो जब ताऊ जी बिल्कुल वीक हो जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपके साथ ही क्या हो गया। तो वो बताते हैं कि मेरे साथ जो आत्माएं चलती हैं, जो भूत प्रेत चलते हैं, वो किसी न किसी चीज़ का भोग तो लेंगे, तो वो मेरे खून का भोग लेते हैं। लेकिन अब कुछ होगा तो मुझे होगा, मेरे ब्रह्म बाबा को होगा, मेरे बच्चे को होगा, मतलब जो शैलेश थे, आपके परिवार को अब कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद जो ताऊ जी थे वो घर वालों को बताते हैं कि एग्जैक्टली 12-13 दिन बाद मैं आऊँगा और एक क्रिया करूँगा जिससे आपका घर पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। बहुत हद तक मुक्त हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एंटिटीज़ हैं जो दुबक के बैठी हुई है, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, पर मेरे अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को रोक पाऊँ। तो मैंने बहुत हद तक जो है सब ठीक कर दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई अब अपने जो पितृ हैं उनका पिंडदान करना, क्योंकि शैलेश जब उठे थे तो उन्होंने वचन लिया था पितरों से कि आपका पिंडदान कर दिया जाएगा तो आप अच्छे में रहना, इनकी रक्षा करना परिवार की। तो उन्होंने कहा था अगर पिंडदान हो जाएगा तो इनकी रक्षा की जाएगी। 13 दिन तक शैलेश जो है सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं और 13 दिन बाद दोबारा ये लोग वापस आते हैं। तो उस टाइम पर जो शैलेश थे फिर दोबारा उन्हें घेरे में बैठाया जाता है, लेकिन इस बार शैलेश को सब दिख रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। शैलेश बस एक माध्यम थे जो कि पितरों से बात करने वाले थे। शैलेश को बताया गया था कि बेटा कोई भी एंटिटी तेरे को पागल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो थोड़ा सा देख कर रहियो, किसी चीज़ का शिकार नहीं होना। शैलेश अचानक से इधर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी घर में कोई बड़ी बहू है वो आके बोलती है कि बेटा गोलू एक बार मेरी मदद कर दे। शैलेश का घर का नाम गोलू है। तो जब शैलेश ये चीज़ सुनते हैं कि मेरे को बुलाया जा रहा है तो वो एकदम से घेरे से उठने की कोशिश करते हैं। तो पीछे से ताऊ जी आवाज़ मारते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो बोलते हैं कि वो बुला रही है मुझे मदद के लिए। तो वो बताते हैं कि वो कोई औरत नहीं है, वो प्रेतनी है जो तेरे को लेके जा रही है, बैठ जा शांति से। जब शैलेश ने देखा तो वहाँ पर वो जो प्रेतनी थी वो मुस्कुरा के हंसने लगती है। शैलेश एकदम से बुरी तरीके से डर जाते हैं, उस घेरे में वापस बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि आज मुझे सब दिख रहे हैं। इसके बाद ताऊ जी फिर सारी प्रक्रिया करना शुरू करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं। शैलेश को बस इतना दिखता है आसपास देखने पर कि पितृ है कुछ जो बुजुर्ग हैं और वो घसीट के एंटिटीज़ को घर से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब एक एक करके सारी एंटिटीज़ को घर से बाहर निकाल दिया गया। सारी प्रक्रिया ख़त्म हुई, पितरों को मुक्ति दिलवाई गई, सारी एंटिटीज़ को हटवाया गया। 2014 में पूरी तरीके से इस घर को मुक्त करवा दिया गया। जिस तरीके की हैप्पी एंडिंग चाहिए थी वैसे ही हुई, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे 1-2 साल बीते और 2017 में फिर दोबारा इनके घर का जो छोटा बच्चा था वो अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू करता है, घर में से पैसे चुराता है। मुश्किल से 10-12 साल का रहा होगा, मदिरा का सेवन शुरू करता है और मीट खाना शुरू कर देता है। जब घर वालों तक खबर आती है, घर वाले पहले ही जजमेंट बना लेते हैं कि ये लड़का पक्का चोर निकलेगा, लेकिन ताऊ जी अपनी सिद्धि से पता करते कि नहीं, वो लड़का चोर नहीं है, अभी भी घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। शैलेश और ताऊ जी के लड़के और ताऊ जी उस घर में जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो जो लड़का है वो वहाँ पर पूरी तरीके से पोजेस हो रखा है। तो ताऊ जी वहाँ पर उस लड़के को अपनी सिद्धि से बांध देते हैं और पूछते हैं कि सच सच बता तो कौन है। तो पता चलता है कि 2014 में जब सारी एंटिटीज़ को निकाला गया था तो पीछे वाले गेट से एक बच्चे की स्पिरिट थी जो भाग गई थी। ये लड़का उस टाइम पर घर में नहीं था, ये बाहर कहीं पे था किसी और के घर पर, और वो एंटिटी इसी के साथ साथ पीछे हो ली थी। जब ये आई तो ये 3 साल तक चुप रही, 2014 से 17 तक। लेकिन अब ये एंटिटी जो है ये बोल रही है कि मैं इसी के साथ रह रहा था, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, बच्चे की स्पिरिट थी, उसके साथ कभी कुछ हुआ होगा, इन्हीं के परिवार का शायद वो था या बाहर की एंटिटी थी। तो ताऊ जी पूछते कि तुझे क्या चाहिए, या तो मैं तेरे को कोई स्थान दे दूँ तो बता दे। तो वो एंटिटी समझ गई थी कि ताऊ जी इतने सिद्धि वाले हैं कि अगर घसीटना शुरू करेंगे तो भागा भागा के मारेंगे। तो जो एंटिटी थी वो बोलती कि मैं देखो ना तो मदिरा चाहता ना मैं मांस मच्छी चाहता, मैं एक बच्चा हूँ, मुझे सिर्फ स्थान दे दो, मुझे भी कुछ खाने को दे दे, अपने पितरों के साथ साथ मुझे भी पूज ले, मैं शांत रहूँगा, इनकी रक्षा करूँगा। यही हुआ। अब जब भी श्राद्ध आते हैं, पिंडदान होता है, पूजा पाठ होता है, उस बच्चे को भी पूजा जाता है, पितरों को भी पूजा जाता है, और फाइनली इनकी फैमिली पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गई है। 2017 में इनकी फैमिली का पूरा जो है निपटारा हो गया है, सब कुछ उतारा हो गया है। सारी चीज़ें जो जनरेशन से बिगड़ती आ रही थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। लेकिन इसके बाद ताऊ जी की हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगी है, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत जो है अपनी यहाँ पर लगा दी इस परिवार को बचाने के लिए, जबकि बिगड़ी रहती थी आपस में दोनों परिवारों की। मतलब ताऊ जी की और इनके परिवार के ससुराल वालों की बिगड़ती थी, लेकिन अब ससुराल वाले इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। हालांकि आगे मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में क्या पता चलता है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि इनको पितरों के, कुल देवी देवताओं के बारे में कोई भी नॉलेज होगी, कोई भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। इनको ये नहीं पता कुल देवी देवता, आपके पितर आपके घर की रक्षा करते हैं। सोचिए यहाँ पर पितर जो है इतने ज़्यादा मजबूर हो गए थे कि वो घर में एंटिटीज़ को आने से रोकने नहीं दे रहे। ये तो ब्रह्म बाबा बैठे थे, दूसरी एंटिटीज़ बैठी थी जो रक्षा करने के लिए वहाँ पर थी। अगर कोई ऐरा गैरा तांत्रिक आता तो सोचो किस चीज़ का शिकार हो जाता।
मेरी आज के पेरेंट्स से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पितरों के बारे में बताइए, अपने कुल देवी देवताओं के बारे में अपने बच्चे को बताइए, वहाँ पर मंदिर में लेके जाइए, भंडारा करवाइए, कुछ अपने कुल देवी देवताओं को पूजा के टाइम पे याद कीजिए ताकि वो आपकी रक्षा कर सकें। उत्तराखंड और हिमाचल जैसी जगह पर जहाँ पर देवताओं को इतना पूजा जाता है, कुल देवी देवताओं को इतना पूजा जाता है, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, यूपी जैसी जगहों पर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं जानते, जो अपने पितरों की पूजा नहीं करते, पिंडदान नहीं करते। जिन्होंने आपका वंश बढ़ाया, आज आप उन्हें नहीं पूछ रहे तो आपको क्या लगता है वो आपकी कभी भी रक्षा करेंगे? इन सब चीज़ों की रक्षा पुलिस से नहीं होती है, आपके पितरों से होती है, कुल देवी देवताओं से होती है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले तो सारे कुल देवी देवताओं को जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। पितरों को, अगर वो अभी भी इस घर में हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो इसी तरीके से हमें भी आशीर्वाद दीजिए। और यही मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं बस अपने बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज दीजिए। जैसे रामायण और महाभारत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अलग अलग धर्मों के जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे पितरों की और जो पूर्वजों की नॉलेज है, देवी देवताओं की नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है कि हम सब्सक्राइबर से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, उससे एक एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर परमिशन लेते हैं कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, किसके नाम बदली करने हैं। तो बस इतना ही कि सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो पितरों के बारे में नहीं सोचते, जो कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं सोचते और जिन्हें इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं है, क्योंकि शायद किसी की आँख खुल जाए और आपका कोई एक अच्छा काम बन जाए। इसके बाद यही कहूँगा कि हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसको प्यार देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सब्सक्राइबर खुल के उस चैनल पर आकर बता रहे हैं अपनी सारी आप बीती कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके रिश्तेदारों के साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद आप क्यों पीछे हट रहे हैं? हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं जो पूरा स्क्रीन पे रियल इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। एक बार टीम रिव्यू करेगी, दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग के बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में आप मेरे सामने बैठ के चर्चा कर सकते हैं और फिर जनता उससे सीख ले सकती है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं बनाए रखिए। माँ बाप का जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखिए, उन्हें इस बढ़ती उम्र में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन खो दोगे उस दिन इतना रोगे, क्योंकि उनके बिना आपकी कोई पहचान नहीं है। उनसे ही सारी चीज़ें चलती आई हैं, पूरा वंश उन्हीं ने आगे बढ़ाया है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 उनको पूछ लीजिए इस उम्र में और जितना ज़्यादा हो सके उनका ध्यान रखिए। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। पूर्वज थे उनको इन्होंने पिंड दान ही नहीं करा, किसी मतलब वंशज ने इनका दान ही नहीं करा। इनके बाप तक का वंशज आ गया, इनके आगे का, इसके बाप का भी पोता पोती हो गए और ये पिंड दान पीछे का ही करे नहीं। एक के बाद एक कोई पिंड दान तो करना चाहिए। लिटरली क्या होता है कि जो एंटिटी को जो मेरे बड़े पापा रखते हैं वो क्या करते हैं, उनकी वो खून चूसती है उनकी ब्लड से। जो एंटिटी थी वो ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि वो खाने को मांगती है तो हमारे घर में मीट अलाउ नहीं है, कुछ अलाउ नहीं है, तो ये अपना खून पीने को देते हैं।